गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये नया साल शुरू हो गया है और सबने खुशी से दिवाली पर्व मनाया होगा। अब इस नए साल में थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी थोड़ा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो एक जीवन का लक्ष्य है, अगर लक्ष्य नहीं है तो बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए। अगर है तो उसके प्रति समर्पित होके जितना हो सके, इतनी हमारी जितनी पूरी एनर्जी से जितना हो सके इतना हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि फिर कब कहाँ कैसे जन्म मिलता है वो तो सब अननोन है हमारे लिए, हम जानते नहीं हैं। दूसरा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसी परिस्थिति होगी, वहाँ कोई आध्यात्मिक प्रगति के कोई अवसर मिलेंगे या नहीं। तो जो है वर्तमान हमारे हाथ में, ये ज़िंदगी हमारे हाथ में है, तो मुझे लगता है कि सिंसियरली काम कर लेना चाहिए। जितने साल हमारे हाथ में है इतने। और कई बार तो ऐसा होता है कि बुढ़ापे के कुछ साल तो वैसे भी निकम्मे हो जाते हैं, उसमें फिर साधना बाधना कुछ होती नहीं है, खाली एक मेंटेनेंस एक चलता रहता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखकर अभी जब शरीर अच्छा है, मन भी थोड़ा सहकार दे रहा है, तो हमें काम कर लेना चाहिए, थोड़ा सिंसियर बनना चाहिए। तो मैं सोच रहा था IESM केंद्रों के ऊपर खुशी की असर कैसे होती होगी। तो दो चीज़ है, एक खुशी होती है, अच्छे चीज़ें बनती है, पर्व आते हैं तो एक माहौल होता है, कुछ ऐसी घटनाएं बनती है कि खुशी हमारे अंदर आती है। दूसरी स्थिति होती है जिसमें एक हमारे अंदर शांति, आनंद या एक समता की स्थिति होती है। तो दोनों के लिए मैं IESM केंद्रों के बारे में सोच रहा था, तो मुझे समझ में आया कि जब IESM केंद्र सेंटर में आना, जब ये चारों सेंटर्स जो है वो बैलेंस में आते हैं तो अंदर एक शांति का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है। वो वहाँ खुशी नहीं है, खुशी जो है वो इमोशंस है। तो जब खुशी हमारे अंदर आती है तो इसके लिए हमारा इमोशनल सेंटर वहाँ चार्ज हो जाता है, इमोशनल सेंटर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो खुशी की असर आती है। तो उसमें हमारा इमोशनल सेंटर हायर इंटेंसिटी में चला जाता है, वो खुशी की स्थिति है। पर आनंद की स्थिति जो है वो इससे बिल्कुल भिन्न है, और वो स्थिति जो है वो हमारे अंदर ये चारों केंद्र बैलेंस में आते हैं तब ये स्थिति आती है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर की घटना घटे तो ऐसा हो, वो अंदर से ही होता है। कई बार तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो उसके बाद में ये स्थिति बन जाती है, कई बार अचानक होती है, आकस्मिक होती है, हमें पता नहीं चलता। पर उस दौरान कुछ हायर इन्फ्लुएंसेस जो होती है वो अगर कुछ हमारी पकड़ में आ जाए, हमारे दायरे में आ जाए, तो उसके कारण भी हो सकता है कुछ समय के लिए। तो ये सेंटर का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, और साधना जो करनी है उसके लिए है। तो फिर हमें निरंतर शांति और आनंद का अनुभव होता रहेगा। ताकि खुशी तो आज है, कल नहीं है। आज खुशी है तो कल फिर एक इससे विपरीत होगा, निराशा होगा, और कुछ भी हो सकता है। तो जो स्थिति स्थिर स्थिति है उसके प्रति हमें जाना चाहिए। तो ये एक बात मैं सोच रहा था, मैं को बताऊँ आपको। अब 7th मीटिंग हम जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, और शुरू से हमने देखा था कि वो जो जैन परंपरा जो है उसके अंदर 2 स्कूल्स है। एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो परंपरागत मार्ग को का अनुसरण करती है, और दूसरी जो है वो न्यू स्कूल कि जिसके अंदर ये इनसे विपरीत, मतलब वो कुछ करने की बात ही नहीं करते हैं, नथिंगनेस के ऊपर भार देते हैं। वो 2 चीज़ हमने देखी थी। और इसके साथ में हमारे अंदर जो ब्रेन के 3 पार्ट्स है, ब्रेन
पार्ट ए कि जिसके अंदर हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो विचार बनता है वो एरिया। दूसरा बी एरिया कि जहाँ हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो पूरा सार संभाल मेंटेनेंस वगैरह का जो कामकाज है वो ब्रेन का बी एरिया से चलता है। और तीसरा जो है सी एरिया जहाँ तो साइलेंट एरिया है, जहाँ वो होली ग्राउंड है, और वो एरिया जो है ये दोनों से भिन्न है। और एक उच्च स्थिति की जब संभावना बनती है तब ये तीसरा जो है सी एरिया काम करता है। तो पेज नंबर 92 और ब्लैक वॉल्यूम के अंदर पेज नंबर 329 इसके ऊपर हम थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। A. The thinking area of the brain is a movie camera, is a color and in 3 dimension, while B part of the brain is also a movie camera. Besides, it has other duties to perform. It is on C, the vital area, but which is not a camera and so cannot take picture, and so not a single thought form is possible. तो जिस तरह मैंने अभी बताया इस तरह ये 3 एरिया है। ये एरिया जो है थिंकिंग एरिया का जहाँ हमारे विचार बनते रहते हैं वो कलरफुल है और 3 डायमेंशन के अंदर है, क्योंकि इस एरिया के अंदर ही हमारे आईईएसएम केंद्र आए हुए हैं। और ये आईईएसएम केंद्र जो है वो इसको लास्ट में पिक्चर को कलरफुल बनाता है, 3 डायमेंशन के अंदर वो प्रोड्यूस करता है विचार को। तो वो ए पार्ट है। दूसरा पार्ट जो ये है ब्रेन का जो वो भी एक कैमरा की तरह है। दोनों पार्ट, ये पार्ट है जो भी वो भी मूवी कैमरा होता है उसके जैसा है, उसके सामने जो आता है उसको कैप्चर कर लेता है। इसी तरह हमारी आँख के सामने जो आता है तो हमारा ब्रेन का पार्ट जो है वो उसको कैप्चर कर लेता है। कान से सुनते हैं तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। 5 इंद्रिय से जो होता है उसको ब्रेन कैप्चर कर लेता है। तो ए पार्ट जो है वो भी मूवी कैमरे का काम करता है। बी पार्ट जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन और अपकीप का जो काम करता है वो भी मूवी कैमरा का तो काम करता है, पर उसको कुछ और भी ड्यूटीज जो है मतलब कि जो मेंटेनेंस के अंदर जो है, जैसे कि रात को सोते हैं तो सेल्स जो होते हैं वो सेल्स का फिर से रीजनरेट करना होता है, डेड सेल का निकाल करना होता है। तो स्कैवेंजर्स की तरह जो कामगिरी है वो कामकाज ये बी पार्ट को करना पड़ता है। और तीसरा जो पार्ट है वो तो वाइटल एरिया है, वो कैमरा की तरह नहीं काम करता है और वहाँ कोई विचार भी बनते नहीं है। तो वहाँ कोई विचार होता ही नहीं है। वहाँ जो होगा वो डायरेक्ट अवतरण होता है, एक अंदर जो डिसेंडिंग फॉर्म में कुछ अवतरित होता है। और इसको हम इंट्यूटिव परसेप्शन कहते हैं कि ये इंट्यूटिव परसेप्शन है। उसमें कुछ जो हायर चीज़ है, हायर इंटेलिजेंस या हायर जो चीज़ है, हायर इन्फ्लुएंस है, वहाँ से कोई चीज़ अंदर आती है। पर वो तब आती है कि जब ये ब्रेन का पार्ट ए और बी जब शांत हो जाते हैं तभी ये पार्ट सी जो है वो साइलेंट एरिया का काम करता है। मतलब वो जो है वो ज्ञान को झेल लेता है। वी हैव टू लेट द मूवी कैमरा पार्ट द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एलोन, शैल वी से ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। डू नॉट डिस्टर्ब इट्स वर्किंग। ऑल्सो डू नॉट डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ बी, द एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, फॉर इट मे देन एडवर्सली इफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे वो कैमरा पार्ट जैसा है, उसको अकेले अपने आप में उसको काम करने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो डिस्टर्ब कैसे होता है कि जो हम उसके थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेचुरल फॉर्म में जो विचार का काम कर रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का भी दबाव डालते हैं, या फिर हम ज़्यादा डे ड्रीमिंग या इमेजिनेशन या ड्रिफ्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने आप में जिस तरह काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है।
तो उसको पर इसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालने की, जैसे कि कई लोग साधना में भी चित्त वृत्ति निरोध के नाम के ऊपर इसके ऊपर जो ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो फिर और वो इंस्ट्रूमेंट और ख़राब हो जाता है, और फिर कई बार तो वो वाइल्डली काम करता है। इसलिए उसके साथ बहुत छेड़खानी करने का कोई ये मतलब नहीं बनता है। और बी पार्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, वो उसको भी इसी तरह अपने आप में काम कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा वेल बीइंग के साथ खास करके जुड़ा हुआ है। तो उसको हम कुछ गड़बड़ करेंगे क्या, जैसे कि कई लोग बहुत फास्टिंग करते हैं, या कोई लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या फिर जो चीज़ जैसे कि व्यसन होते हैं, ऐसे व्यसनों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह ये जो है बी पार्ट को भी हम अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हमारा जो वेल बीइंग है इसके ऊपर उसकी नेगेटिव असर हो जाएगी। सो लीव दिम बोथ अलोन, तो दोनों को छोड़ देना है, अपने अपने ढंग से काम करने देना है। They have their very important use to make life possible, but for a man's highest aspect of life, they are both incapable, because conditions must be totally stable and unchanging, and in both these A and B areas, it cannot be so for a moment. अब जो ये है वो उसको दोनों को अपने आप में काम करते रहने देना है, क्योंकि वो जो हमारी लाइफ जो है उसको आराम से चलने देने के लिए ये दोनों का बहुत रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगी तो लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। अगर विचार प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो आदमी फिर पागल जैसा हो जाएगा, और फिर जो बी एरिया के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो आदमी बीमार हो जाएगा। तो दोनों को जो है वो अगर सही ढंग से करें तो चलेंगे या काम करेंगे तो ही लाइफ हमारी पॉसिबल रहेगी कि सही ढंग से हमारी लाइफ चलती रहे। इसीलिए ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर ये जो है लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये दोनों की ज़रूरत है। अभी इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो है, जो जीवन का हायर एस्पेक्ट जो होता है, मतलब आध्यात्म या जो हमारा अंदर का जो तत्व पड़ा हुआ है, अंदर जो डिविनिटी है, इसके ऊपर जब काम करना है या उसके बारे में कुछ करना है तो वहाँ ये दोनों इनकेपेबल हो जाएगा। इनसे ये काम नहीं हो पाएगा, वहाँ उनकी पहुँच नहीं है। ये ए और बी जो है वो नॉर्मल जीवन के लिए अच्छा है, पर ये जो अध्यात्म के लिए ये दोनों नहीं काम करते। क्योंकि उसका कारण ये है कि अध्यात्म के लिए जो चीज़ जो जरूरी है वो स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी और अनचेंजिंग कंडीशन अंदर होनी चाहिए। अब ये दोनों कभी भी किसी हालत में स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी है, उसका ढांचा ही ऐसा है। जब एक सेकंड के अंदर 120 इम्पल्स अंदर आते रहते हैं तो वो स्थिर कैसे बनेंगे? तो वो तो हमेशा चेंजिंग और इनस्टेबल उसका नेचर है। और ये अगर ये अनस्टेबल है तो फिर वहाँ जो है ये हायर एस्पेक्ट का जो हमने देखा कुछ अंदर जो अवतरण होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये दो जो है उसका जो काम है वो काम उसको करने देना है। और अगर अध्यात्म में जाना है और कुछ और चीज़ हायर एस्पेक्ट को ये करना है तो फिर हमें जो तीसरा एरिया है, सी एरिया, साइलेंट एरिया, उसके प्रति जाना पड़ेगा, उसके प्रति काम करना पड़ेगा। In the silent area, stable and unchanging condition is the inherent design, and as such, ideal condition prevails in this area, the wisdom cloud can pour. अब साइलेंट एरिया के अंदर जो एक स्थिरता है, वहाँ कोई अनचेंजिंग कंडीशन नहीं है, स्थिरता है, स्थिरता की एक स्थिति अंदर बनती है, और वो उसकी इनहेरेंट डिज़ाइन है, उसके एक आंतरिक संरचना इस तरह ही बनी हुई है ये साइलेंट एरिया की, कि जहाँ ये एक स्थिरता है। और ये स्थिरता के कारण वो जो एक आइडियल कंडीशन बनती है उसके कारण ही हमारे अंदर जो विजडम माने कि ज्ञान जो है वो ज्ञान का क्लाउड अंदर उतरता है। जैसे बारिश कैसे आती है राइट सिचुएशन में, इस तरह अंदर राइट सिचुएशन बनती है तो सी एरिया जब एक्टिव बनता है तो
जो चित्ती का जो ज्ञान है, चित्ती सर्वज्ञ है और चित्ती के अंदर जो ज्ञान पड़ा है वही ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होता है। वो विजडम के रूप में, वो विजडम क्लाउड के रूप में जो है वो नीचे हमारे अंदर आता है। बट हियर वन मे मेक द फैटल मिस्टेक टू बी एंक्शियस एज टू विच पर्टिकुलर चैप्टर will the wisdom cloud pour, and will that be suitable to an individual, and the content of wisdom cloud are massive and encompassing, though such anxiety is expressed in the thinking instrument area of the brain। अब यहाँ एक ध्यान की स्थिति बताते हैं कि भाई कई बार ध्यान के अंदर साधक उतरता है तो उसको एक अंदर इच्छा होती है कि भाई ये जो सी एरिया जो है साइलेंट एरिया, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर से क्या अवतरित होगा। मतलब जब ध्यान में बैठते हैं तो अभी ए और बी थोड़े शांत हो गए तो वहाँ उसके अंदर एक उत्सुकता आ जाती है कि भाई ये आज क्या अंदर से निकलेगा, क्या अवतरित होगा। उसको ये पर्टिकुलर चैप्टर कहते हैं। पर्टिकुलर चैप्टर मतलब क्या कि ज्ञान जो है वो किस टाइप का आज आएगा। और आगे तावरिया जी कहते हैं कि जिस तरह की अंदर की हमारी कंडीशन होगी या जिस तरह का हमारा इंटरेस्ट होगा, जैसे कि कोई एक म्यूजिशियन होता है और वो इस स्थिति में आ जाता है तो जो म्यूजिक का अवतरण होता है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर म्यूजिक का होता है। या फिर कोई पेंटर होता है तो उसको पेंटिंग का कोई दर्शन होता है तो वो उसका पर्टिकुलर चैप्टर बन जाता है। और ये जो कोई आध्यात्मिक है, ज्ञान का मार्गी है, तो उसके अंदर कोई प्रकृति का ज्ञान अंदर से अवतरित होता है तो ये स्थिति, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये विजडम अंदर से निकलता है। पर क्योंकि अगर हमारे अंदर ये इस तरह की उत्सुकता आ जाएगी तो फिर जो है वो जो चीज़ जिस तरह अवतरित होनी है वो फिर नहीं हो पाएगी। और ये भी जानने की अंदर इच्छा होती है, क्योंकि ये जो क्लाउड जो है उसका कंटेंट क्या है वो जानने की भी इच्छा होती है, क्योंकि वो बहुत मासिव होता है, बहुत बड़ा होता है और सर्वग्राही होता है, उसके अंदर सब कुछ पड़ा होता है। इसीलिए ये थोड़ी सी एक अंदर एग्जाइटी आती है। पर वो जब इस ध्यान के अंदर जो एरिया है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट वो थोड़ा एक्टिव होता है तब इस तरह की थोड़ी स्थिति थोड़ी देर के लिए बनती है। पर ये जरूरी नहीं है कि हम इस तरह ध्यान में बैठे तो हर रोज कुछ ना कुछ अवतरित होना चाहिए, हर रोज ये विजडम क्लाउड जो है वो हमारे ऊपर बरसता रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे भी कई कारण होते हैं, पर मेन चीज़ जो है वो अंदर की कंडीशन एकदम शांत और गहरी स्थिति होती है तो ही ये ज्ञान को उतरने की संभावना बनती है। इन दिस साइलेंट वैली सी देयर इज ऑलवेज नथिंग, रादर नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, because past, present and future and time and space are mere concept, memory and neural processes, and this all belongs to the other area of the brain, a thinking instrument. Transcendental happening are beyond time and space concepts. अब सी जो है वो ऐसा एक शांत एरिया, इसीलिए उसको शांत साइलेंट नाम दिया है, साइलेंट वैली यहाँ का है। तो वो साइलेंट वैली है जिसके अंदर कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, और वहाँ कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसा भी कुछ नहीं है, टाइम और स्पेस का कंसेप्ट भी वहाँ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मेमोरी होती है, जहाँ कंसेप्ट है वहाँ मेमोरी है, तो मेमोरी ही वहाँ काम नहीं करती है, मेमोरी वहाँ जा ही नहीं सकती है उस एरिया के अंदर, ना वहाँ कोई न्यूरल प्रोसेस है जो ज्ञान तंतुओं की क्रिया प्रक्रिया, ब्रेन की क्रिया प्रक्रिया, वहाँ वो भी कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती है। तो वो चीज़ जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से जो परे की चीज़ है जो है वो चीज़ जो है वो ये साइलेंट वैली सी के अंदर आती है। और इस तरह जो
ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग होता है, मतलब कि अतीन्द्रिय घटनाएं जो बनती है वो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड होता है। उसके अंदर वो कोई टाइम नहीं काम करता, न स्पेस काम करता है, वो कहाँ से पता ही नहीं होता है, कुछ अंदर से ऊपर से अंदर अवतरित होता रहता है, ज्ञान के रूप में अवतरित होता है। तो वो जो स्पेस है वो एक स्पेस अलग ही है, ये हमारे नॉर्मल टाइम और स्पेस है, उससे अलग स्पेस से वो चीज़ आती है, वो ट्रांसेंडेंटल हैपनिंग है। समाधि, deep meditation is the total silence of this silent valley. Just be, accept nothing, let nature and God act, and yet it is not a passive state, and as per an individual's inherent structure, that particular chapter from the vast content of the wisdom cloud will pour. अब यहाँ जो है वो डीप मेडिटेशन जब समाधि होती है तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, एकदम टोटल साइलेंस होता है। वो साइलेंस, वो व्यक्ति जो है उसकी जो चेतना है वो वहाँ पहुँच जाती है, वो साइलेंस एरिया के अंदर चली जाती है, साइलेंस वैली के पास में चली जाती है, और वहाँ एकदम शांति का अनुभव होता है। जस्ट बी, वहाँ एक होने का ही अनुभव होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, न विचार होता है, न कोई भाव होता है, न कोई और संवेदना होती है, एक स्थिति एक अंदर होती है। और इसके अलावा जो नेचर और गॉड के जो काम करते हैं वो स्थिति जो होती है वो कोई पैसिव स्थिति नहीं होती, क्योंकि हमने दो स्थिति देखी, एक नॉर्मल कोर्स में हम पैसिव स्थिति में जीते हैं और दूसरी स्थिति जो है वो एक्टिव अवेयरनेस की स्थिति है। तो पैसिव अवेयरनेस और एक्टिव अवेयरनेस के अंदर यहाँ जो है वो पैसिव स्टेट जो है, पैसिव अवेयरनेस का स्टेट नहीं होता है, यहाँ जो है वो एक्टिव अवेयरनेस का स्टेट होता है, और उसकी जो इनहेरेंट जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली अवतरित होता है। जैसे हमने ऊपर बात की कि पर्टिकुलर चैप्टर मतलब कि उसके अंदर का जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे अभी बात की, इस तरह कोई संगीतकार है तो संगीतकार का जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है संगीत का है, कोई पेंटर है तो पेंटर का इनहेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो पेंटिंग का है। तो इस तरह किस तरह व्यक्ति का इनहेरेंट स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ये पर्टिकुलर चैप्टर मतलब कि ज्ञान जो है वो इसके मुताबिक वहाँ अंदर उतरेगा, क्योंकि वो जो है वो विजडम का क्लाउड जो है इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान पड़ा है। तो कोई भी प्रकार का ज्ञान को हम ये आमंत्रण दे सकते हैं या इसको अवतरित कर सकते हैं, पर उसके लिए उस स्थिति अंदर हमें पहले निर्माण करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ अंदर अवतरित हो सकती है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो उसके कोई साइंस की फॉर्मूला चाहिए, तो अगर वो इसके अंदर जाएगा, वो साइलेंट एरिया के अंदर, तो वहाँ उसको कोई साइंस की फॉर्मूला भी उसको मिल सकती है। तो किस तरह की व्यक्ति का अंदर स्ट्रक्चर है या डिमांड है उसके मुताबिक अंदर चीज़ें आ सकती है। इफ़ यू हैव द थॉट ऑफ प्योरिटी गार्डिंग द माइंड और एंटरिंग द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, all this structure will attract. The inspired musician, painters, sculptor, architect, and even Ramakrishna Paramahamsa were ready in their own inherent manner to receive that particular chapter of the wisdom cloud. तो जब हम ये अंदर एक शुद्धता का भाव होता है और माइंड एक हमारा की रक्षात्मक स्थिति होती है, और इस तरह हम जब मेडिटेशन के अंदर हम एंटर होते हैं, नहीं सॉरी एक पेज चेंज हो गया, आगे चला गया, फिर से पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव द थॉट ऑफ प्योरिटी गार्डिंग द माइंड और एंटरिंग द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ऑल दिस और एनी विल डिफीट द पर्पज, फॉर no one has right to look into the silent valley or be anxious about sea. तो जब हम एक विचारों की प्योरिटी के साथ या एक माइंड की रक्षात्मक स्थिति के साथ या ध्यान में जब हम उतरते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ के इन चीज़ों के कारण या कोई पर्टिकुलर चीज़ के कारण जो है वो हमारा
पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। वो वहाँ काम नहीं करेगा। जिस पर्पस से हम बैठे हैं वो पर्पस काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ अंदर की जो स्थिति है या कुछ हमारा अंदर का भाव है वो अलग है। माइंड को रक्षा करने का भाव है या कोई प्योरिटी का ख्याल है, ऐसा कुछ अंदर होगा तो फिर ये चीज़ नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो एरिया है उसके अंदर झांकने का, उसके अंदर देखने के लिए किसी को भी वो अलाउड नहीं है, किसी को हक नहीं है वहाँ अंदर क्या वैली के अंदर। जो मतलब कि हमारे अंदर जब हमारा ब्रेन के अंदर चीज़ आती है, साइलेंट एरिया में आती है, तभी उसको हमें जानना है। उसके ऊपर कहाँ से वो आती है, किस तरह आती है, तो इसके ऊपर जाने का प्रयत्न या और कुछ और प्रकार की हमारे अंदर जो कुछ एंशियसनेस होती है तो वो फिर गलत हो जाएगी और फिर वो पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। तो ये चीज़ हालांकि ये सब बातें बहुत ऊंची है, वहाँ तक तो बहुत कम साधक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये सब 3A एरिया के ऊपर की है, 3B एरिया की ये सब बात यहाँ हो रही है, क्योंकि 3B एरिया के अंदर ही इस तरह का ज्ञान का अवतरण होता है। ये जो इंट्यूटिव परसेप्शन होता है वो 3B के अंदर होता है। तो वहाँ अगर कोई इतना पहुँचा हुआ साधक है पर फिर भी उसके अंदर कोई ऐसी थोड़ी ये उत्सुकता आ जाए और कुछ जानने का प्रयत्न करेगा तो वो गलत होगा, फिर वो चीज़ अवतरित ही नहीं हो पाएगी। पीपल रन अवे टू आश्रम, monasteries, to the mountains and become socially useless and then say worldly life is illusory। अब यही है कि जो हमारे खास करके ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ जो मार्ग है, ट्रेडिशनल मार्गों के अंदर लोग क्या करते हैं कि घर से भाग जाते हैं। कोई आश्रम में चला जाता है, कोई मोनेस्ट्रीज में चले जाते हैं, कोई पर्वत के ऊपर या कोई गुफाओं के अंदर। सब लोग इस तरह के जो टेंडेंसी वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकांत में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट ये है कि साधना यहाँ संसार में नहीं हो पाएगी, एकांत होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, तो ही हम डीप मेडिटेशन के अंदर जा पाएंगे। और इसीलिए ये लोग चले जाते हैं और फिर सोशली यूजलेस हो जाते हैं, वो कोई काम के रहते नहीं हैं। फिर वो लोग क्या कहते हैं कि ये लाइफ जो है, वर्ल्डली लाइफ जो है वो इल्यूजरी है। मतलब जो संसार जो है, संसार की जो संसारिक जीवन जो है वो एक ब्रह्मना का जीवन है। तो ये हर व्यक्ति जो है वो एक अपना एक्सक्यूज निकालता रहता है, बचाव करता है। जो सन्यासी है वो सन्यास को श्रेष्ठ मानेगा और गृहस्थाश्रम जो है उसको निम्न मानेगा। कहीं गृहस्थी जो है वो उनको ऐसा लगता है कि ये सन्यास बनियास बेकार है। तो ये एक एक्सक्यूजेस होते रहते हैं, क्योंकि सही दर्शन नहीं होता है या बहुत कम लोगों के पास होता है कि हकीकत में किस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो नहीं होता है। तो फिर बना देते हैं कि भाई ये सांसारिक जीवन तो एक ब्रह्मना है, उसके अंदर हमें नहीं पढ़ना है। और एक इसके पीछे एक एस्केपिज्म भी होता है, व्यक्ति कोई सांसारिक जिम्मेदारी लेने की उसकी इच्छा नहीं होती है, तो इस प्रकार का एक्सेप्ट एक व्हाट इज देयर आइडिया ऑफ अ ध्यान, नॉट टू हैव एनी थॉट स्टिल्ड अप बाय आउटसाइड कंडीशन ऑफ लाइफ, टू सी इनवर्ड द इमोर्टलिटी ऑफ वन सेल्फ नेचर एंड आउटवर्डली टू बी फ्री फ्रॉम द नोशन ऑफ फॉर्म। But these ideas in themselves are false because of ignorance of God and nature's idea of the wonderful structure of the total human brain। अब अगर ये कोई ये कहता है कि भाई ये तो संसार जो है वो तो ब्रह्मना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो यहाँ तावड़िया जी पूछते कि व्हाट इज देयर आइडिया ऑफ ध्यान। तो फिर आपके लिए ध्यान क्या है? कोई कोने में छुपकर, कहीं भागकर, कोई हिमालय पर पहुंचकर ही करना, वही ध्यान है। कोई संसार में रहकर ध्यान नहीं हो सकता। नॉट टू हैव एनी थॉट स्टिल्ड अप बाय द आउटसाइड कंडीशन ऑफ लाइफ। तो ये जो
कोई ऐसा विचार कि जो भावनात्मक हमारे या एक शुद्ध कर देने वाला विचार जो है वो जो हमारे जो जीवन की जो स्थिति है उसके परे का है क्या, या फिर दो चीज़ जो है, एक तो अंदर की जो इमोर्टलिटी जो है, इनवर्डली द इमोर्टलिटी ऑफ वन सेल्फ, कि व्यक्ति का जो अपना आत्म तत्व है वो इमोर्टल है, वो अमर है, उसको देखना है, और आउटवर्डली टू बी फ्री फ्रॉम नोशन ऑफ एम, और जो रूप का ख्याल है उससे भी व्यक्ति मुक्त हो सके। क्या इस तरह हो सकता है? पर कहते हैं कि ये सब जो विचार है वो फॉल्स है, वो अपने आप में निकम्मे है, क्योंकि परमात्मा का जो कुदरत का जो नियम है वो जब तक व्यक्ति जानता नहीं है, उसके प्रति जो उसका अज्ञान है, इग्नोरेंस है, इसीलिए ये सब होता है। और ये जो ह्यूमन ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह काम करता है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिटी में ही वो काम करे, कि भाई हिमालय पर भाग जाएंगे, आश्रम में भाग जाएंगे तो ही वो ध्यान में एंटर हो जाएगा, और यहाँ जो संसारिक जीवन है उसके अंदर वो एंटर नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये ह्यूमन ब्रेन किस तरह काम कर सकते हैं, इसको अगर हम ट्रेन करते हैं, उसको हम शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो वो कहीं पर भी वही सेम रिजल्ट दे सकता है। तो ये इसका इग्नोरेंस के कारण लोग भाग जाते हैं, बाकी तो ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है। एक ही चीज़ है कि हम लोग जो यहाँ नहीं कर पाते उसका कारण तो अपना खुद का ही है, अंदर एक इनर्शिया पड़ा है, आलस पड़ी है, न इतना उत्साह है कि न कोई एक पक्का ध्येय है, इसके कारण यहाँ हम नहीं कर पाते। बाकी सुबह में जल्दी उठ के जब घर में सब शांति है, सब सोए हुए हैं, तो हमें उठ के अपनी प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है, और कहीं पर भी हम अपनी प्रैक्टिस, और थ्री-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के लिए तो कोई पर्टिकुलर टाइम निकालना भी ज़रूरी नहीं है, हर समय हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ी बहानाबाजी फिर हो जाती है कि ये कोई पर्टिकुलर स्थिति हो तो ही हम ध्यान वगैरह में आगे बढ़ पाएंगे, ये गलत है। द रियल कंडीशन ऑट टू बी, अब सच्ची स्थिति क्या होनी चाहिए? ए, थ्रू द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ब्रेन वन रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, नॉट बिकॉज इट इज वर्थ इंडल्ज इन, बट वन मस्ट फुलफिल वंस ड्यूटी वन इज बॉर्न विथ और इनटू एंड इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट। अब सच्ची स्थिति क्या होनी चाहिए कि हम जो है वो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ये जो हमारा बाहर का जगत जो है, उसके साथ में भी हमें कनेक्ट रहना चाहिए, उसके साथ में हम कनेक्ट रह सकते हैं। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम बाहर का जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, बाहर का जो संसार है, उसके साथ में भी कनेक्ट रह सकते हैं। और वो कनेक्ट रहने का कारण ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर हमें इंडल्ज हो जाना है, उसके अंदर हमें लिप्त हो जाना है, या उसके अंदर इंटरेस्ट लेते रहना है, ये चीज़ नहीं है। पर अगर हमें जो हमारी ड्यूटी जो है, जन्म से मिली ड्यूटी है या बड़े हो गए उसके बाद में ड्यूटी है, हमारी बहुत सारी ड्यूटी है, हमारे फैमिली के प्रति, माँ बाप के प्रति, हमारे संतान पति पत्नी के प्रति, ये सारी जो जिम्मेदारी है, और उसके आगे फिर सोशल भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो बहुत सारी प्रकार की जिम्मेदारी होती है। और खुद लास्ट में अपने आप में अपने के लिए, मतलब मैं जो हूँ, मेरा उत्कर्ष के लिए मुझे क्या करना है, तो मेरे पर्सनल जिसको कहते हैं एकदम इंडिविजुअल, वो भी एक जिम्मेदारी है कि भाई मैंने जन्म लिया है तो मुझे मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ हेतु है, तो वो हेतु को फुलफिल करने के लिए मुझे प्रयत्न करने चाहिए। पर इन सब के लिए कुछ न कुछ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ती है, और फिर उसका उपयोग हमें करना पड़ता है, न कि कहीं भाग जाने से और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को बंद करने से। ये तो फिर ड्यूटी जो है कुदरत द्वारा हमारे अंदर आई हुई ड्यूटी है, उसको हम फिर फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो गलत हो जाएगा।
and through B, the administrative and upkeep area of the brain. The care of the organism has to be carried out, for it is one of our many duties. Both this area be left alone to carry out their respective jobs. अब दूसरा एरिया जो है बी एरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव या अपकीप का एरिया है, उसको भी काम करने देना है, क्योंकि उसके द्वारा भी हम कुछ अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं, या वो अपने आप में उसकी अपनी कुछ ड्यूटीज़ है तो उसको काम करने देना है। जैसे आगे बात की इस तरह मेंटेनेंस का या अंदर की सार संभाल का, हेल्थ का, ये सब जो है वो सारी चीज़ें जो है ये एरिया देखता है, तो उसके लिए हमें उसको काम करने देना है। इन शॉर्ट दोनों को अपने अपने ढंग से काम करने देना है, तो ही हमारा जो तंत्र है, ऑर्गेनिज्म है, वो सही ढंग से अच्छी तरह चलेगा। And yet in C we find that mind and brain meet in the silent area, the holy ground, undisturbed by whatever that is going on in the brain areas A and B, in the proper state of intuitive perception with dhyana goes on. No sitting cross-legged and no meditation with eyes closed, as is known and understood. अब ये सी एरिया जो है वो तो सबसे एक ऊंची स्थिति है, और ये ए और बी से ही पर की स्थिति है, जहाँ एक इंट्यूटिव परसेप्शन की स्थिति जन्म लेती है, या इंट्यूटिव परसेप्शन ऐसा कि जिसके साथ में ध्यान है। मतलब ध्यान के लिए एक तावरिया जी जो ये शब्द वापरते थे कि ध्यान जो है वो हमारा इस तरह चलना चाहिए कि सतत हमारे अंदर एक ध्यान की स्थिति है। इसको वो एटीट्यूड कहते थे, तो मेडिटेशन नहीं कहते थे, मेडिटेशन के बदले में वो कहते थे मेडिटेटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड बन जाता है तो हमेशा एक 24 घंटे व्यक्ति मेडिटेटिव एटीट्यूड में रहता है, और उसके साथ में फिर ये इंट्यूटिव परसेप्शन, दो चीज़ जो अंदर हो जाती है, तो फिर व्यक्ति को पालथी मारकर बैठने की और आंख बंद कर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हम ध्यान समझते हैं कि जिसमें पालथी मारकर बैठना है, आंख बंद करना है, वो तो फिर खुली आंख में वो तो घूमता फिरता शेयर बाजार में भी घूमता हुई व्यक्ति होगी, पर अगर उसके अंदर ये स्थिति अगर बन गई है, वो सी की स्थिति के अंदर है, जहाँ वो एक मेडिटेटिव एटीट्यूड में है, ध्यान के अंदर है, और इंट्यूटिव परसेप्शन उसके अंदर चालू है, तो फिर कोई फॉर्मेलिटी या कोई किसी पर्टिकुलर प्रकार से उसको कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस वॉज द फाइनल स्टेट इन विच बुद्धा आफ्टर एनलाइटनमेंट लिव्ड द रिमाइंडर ऑफ हिज लॉन्ग लाइफ। अब बुद्धा ने तो जब घर संसार छोड़ा सिद्धार्थ ने, तो 6 साल के अंदर ही उन्होंने तो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था, और जिए थे तो बहुत लंबा, करीब 80 साल तक कुछ जिए थे। तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने जो जीवन गुजारा था, तो कैसी स्थिति के अंदर, तो ये स्थिति के अंदर जो ये जिसको हम अभी ऊपर जो कह रहे हैं, जिस प्रकार का ध्यान विथ इंट्यूटिव परसेप्शन, तो इस प्रकार की लंबा जीवन उन्होंने ये स्थिति के अंदर, फाइनल स्टेट के अंदर जिया था। हाउ कैन दिस बी डन? ट्रूथ इज अंडरस्टूड बाय द माइंड, नॉट बाय द ब्रेन और बाय सिटिंग और बाय क्लोजिंग आइज ओनली। तो सत्य को जानने के लिए जो हमारा मन है उसको ही उपयोग करना है, पर मन कैसा मन? सेल्फ माइंड नहीं, जो अभी इंडिविजुअल माइंड जो है वो बंद हो गया, और यूनिवर्सल माइंड हमारे अंदर सेल्फ माइंड के रूप में काम करता है। मतलब चित्त ही अंदर प्रभावित होती है। अब चित्त जैसा कुछ है ही नहीं। इस तरह का माइंड जब अंदर आता है और काम करता है, तो 24 घंटों एक ध्यान की स्थिति है, फिर वहाँ उसको पालथी मारकर बैठने की और आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ट्रुथ को, सत्य जो है उसको समझा जाता है। टू अटेम्प्ट टू रीच लाइट बाय डिस्पेलिंग डार्कनेस इज ड्यूअलिस्टिक टेंडेंसी। अब अगर प्रकाश को प्राप्त करना है तो उसके लिए डार्कनेस को दूर करना,
तो ये जो हम इसका जो ये करते हैं इस तरह की ये, तो वो ड्यूअलिस्टिक टेंडेंसी बन जाती है, द्वैतवादी अभिगम बन जाता है। मतलब एक को निकाला और फिर दूसरा को पकड़ा, तो ये जो है वो द्वैतवादी अभिगम है। उससे ऊपर की दूसरी स्थिति होनी चाहिए कि जिसके अंदर देर आर टू थिंग्स नीडेड बट एज वन ध्यान एंड टू इंट्यूटिव परसेप्शन। ध्यान alone will fail, it will lead to question only। फिर कोटेशन है, इफ यू सीट क्रॉस लेग इन मेडिटेशन टू attain to Buddhahood, this is murdering Buddha। Ancient Zen and yoga masters have said everything in this sentence। अब ये जो ड्यूअलिस्टिक ये टेंडेंसी है, उसके बदले में दो चीज़ होगी, पर वो एक ही चीज़ के दो भाग होंगे। जैसे एक सिक्का होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, आगे पीछे, या तो इसी तरह दो चीज़ होनी चाहिए, एक जो है वो ध्यान और दूसरा है इंट्यूटिव परसेप्शन। मतलब दोनों साथ साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठ गए, एकदम खालीपन आ गया, कुछ नहीं, अंदर ऑथोरिटी नहीं होता है, इंट्यूटिव परसेप्शन कुछ नहीं होता है, या सी की स्थिति का अंदर जन्म नहीं होता है, तो ऐसा ध्यान का कोई मतलब नहीं है। तो वो ध्यान जो है वो फेल है, और वहाँ फिर अलग अलग प्रकार के संशय उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन मतलब संशय कि ये क्यों है, किस तरह हो, तो फिर संशय अंदर उत्पन्न होंगे। इसीलिए ये एक एंशियंट ज़ेन का जो एक कोटेशन है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ भाई दिया है, इफ़ यू सिट क्रॉस लेग्ड इन मेडिटेशन टू अटेन द बुद्धाहुड, दिस इज मर्डरिंग बुद्धा। ये तो यहाँ कहते हैं कि भाई पालथी मारकर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह आप ध्यान करते हैं तो जो बुद्धाहुड है, जो बुद्धत्व है, वो बुद्धत्व का ही और बुद्धा का ही आप खून कर देते हो। मतलब कि जो स्थिति अंदर हमें बनानी है, वो अगर आप इस तरह आंख बंद करके पालथी मारकर बैठकर प्रयत्न करेंगे तो वो स्थिति बनेगी नहीं, उल्टा वो स्थिति का ही मर्डर हो जाएगा, बुद्धत्व का ही मर्डर हो जाएगा। इस तरह एंशियंट ज़ेन और योग मास्टर्स कहते थे। और इसके ये वाक्य के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। उसको अगर हम इसके डीप में जाएं तो पता चलता है कि ये कहने का यहाँ मतलब ये है कि अगर ध्यान और इंट्यूटिव की स्थिति बन जाती है तो फिर ये क्रॉस लेग में मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन द कंट्री वो स्थिति से उल्टा हो सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। फिर भी दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये सब अभी तो हमारे लिए एक स्टोरी जैसा है, हम पढ़ते हैं, पर ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति की बात की है। क्योंकि तावड़िया जी को कहना था, उनके पास समय बहुत कम था, यही जीवन था जिसके अंदर उनको बहुत कुछ कहना था। और किस लिए कहना था कि जो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति निकलेगा जिसको इस तरह का गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसे निकलेगा कि जो 3D के ऊपर पहुंच जाए और तब उसको फिर ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने थोड़े अपने अंदाज से कई बार कुछ गुप्त रूप में भी लिखा है। गुप्त रूप में मतलब हम इजीली जिसको हम समझ नहीं सकते, इस तरह उन्होंने कई बातें इसमें लिखी हुई है। क्योंकि ये लोग जो है वो टाइम से परे काम करते थे। ये जो जैसे अभी कहा है टाइम और स्पेस, तो ये उनका दायरा नहीं होता है। उन लोगों को इटर्निटी में काम करना पड़ता है। इटर्निटी में मतलब आज ये उन्होंने जो लिखा है वो 100 साल के बाद भी काम लगेगा, 200 साल के बाद भी काम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो उन्होंने लिखा है वो ये इंट्यूटिव परसेप्शन से ही लिखा है। वो साइलेंट एरिया के अंदर जाके ही बहुत सारी चीज़ों का उनको जो अनुभव हुआ है वो चीज़ें लिखा है। क्योंकि ये इतना फ्रेश है और इतना फर्स्ट हैंड है कि हमें कहीं भी ये पढ़ने को नहीं मिलता। इसका मतलब ही यही है कि उनके अंदर भी ये चीज़ फर्स्ट टाइम आई है, एक अंदर एक इसका अवतरण हुआ है और वो उन्होंने कुछ चीज़ें ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर रखने का प्रयत्न किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें है कि जो फ्यूचर जनरेशन में कोई योग के मार्ग पर बहुत आगे जाने के लिए प्रयत्नशील होगा उसको ये चीज़ें काम में लगेगी। तो हम तो
अभी उसको थोड़ा समझने का ही प्रयत्न करते हैं। किसी दिन अगर हम भी उस स्थिति में 3 वीक तक पहुंच जाए तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी काम की हो जाएगी। Therefore, disciplining yourself in the practice that takes one from diagram 1 to diagram 3a stage is like sowing the seeds in the ground and creating ideal conditions for cloud to pour is like rain from above. देखो यहाँ भी यही बात अभी हम कर रहे थे, यही बात की है कि हम जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति है उसको तो डायग्राम 1 से लेके धीरे 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 करके डायग्राम 3a तक पहुँचना है। और अगर फिर इतना करते हैं तो जैसे कि एक हम जो बीज है वो बीज को हम बोते हैं। जैसे किसान होता है तो धरती के अंदर बीज को बोते हैं और राइट टाइम जब रेन आती है, वर्षा होती है तो फिर वो ग्रो हो जाता है, उसके फसल आ जाती है। इसी तरह अभी तो हमें ये जो है, अभी मानो कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तो ये भी एक सीड को बोने जैसा ही काम है। अगर हम ये अभी करते हैं तो कोई किसी दिन इस स्थिति पर पहुंचेंगे तो वो जो ज्ञान का बादल है वो बरसेगा और फिर हमारे अंदर भी फसल, इस तरह की फसल उग जाएगी। तो ये इस माने में ये काम की चीज़ है। बट यू विल क्वेश्चन हाउ डज दिस थॉट कम इन हियर इन आवर मेन लाइन ऑफ थॉट एट ऑल। This concerns the thinking instrument area of the brain, and we are talking about the silent valley and the wisdom cloud. तो यहाँ अगर हमारे अंदर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई ये तो थिंकिंग एरिया की बात हो रही थी, फिर यहाँ से एकदम डायरेक्ट ये सी एरिया क्लाउड की बात आ गई, ज्ञान की बात आ गई और ये स्थिति अंदर ध्यान की स्थिति और इंट्यूटिव परसेप्शन की स्थिति, ये स्थिति की बात फिर यहाँ होने लगी है। तो इस तरह वो मेन लाइन से जरा हम ये कहाँ चले गए, ये एक प्रश्न उठता है। पर ये हमारे लिए ये जानना भी सब कुछ जरूरी है। वी मस्ट रिमेंबर दैट वी कैन नॉट और रादर शुड नॉट लिव ए वन साइडेड लाइफ। Some prefer to live the worldly life and forget that true higher nature side of life. Others prefer to follow their higher nature side of life and look down upon the worldly side of life. Both error. It is a cardinal error. Each of them is one-sided and so incomplete. अब दो पहलू है, दो प्रकार की जो मार्ग लोग पसंद करते हैं। तो पुराने ज़माने में इसके लिए दो शब्द का यूज़ होता था, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो संसार में रहकर जो साधना करता है व्यक्ति और ऊपर धीरे धीरे उठता है तो वो प्रवृत्ति भी करता है और साधना भी करता है। दूसरा जो है वो निवृत्ति मार्ग था जिसके अंदर संन्यास प्रमुख रूप से लिया जाता था और फिर साधक एकांत में जाकर साधना करता था। तो ये दो साइड जो है, तो यहाँ अगर कोई भी एक साइड का खाली फॉलो किया तो फिर ये हो जाएगा। मतलब कि यहाँ एक साइड तो वर्ल्डली लाइफ की है, वर्ल्डली लाइफ के साथ में अगर साधना हो सकती है तो वेल एंड गुड, तो ये हो गया कोई काम। पर एक है वर्ल्डली लाइफ और दूसरा है सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ और ये रिनाउंसमेंट की लाइफ जिसको कहते हैं, त्याग की। तो इस तरह का जो दो मार्ग लोग में से एक पसंद करते हैं। कोई सारे वैसे तो 99% लोग जो है वो वर्ल्डली लाइफ में ही डूबे हुए हैं, जिनको कोई स्पिरिचुअल लाइफ से या इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और 1% 2% ऐसे लोग होंगे कि जो लोग ये स्पिरिचुअल इसमें इतने डूबते हैं कि फिर संसार को भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है वो इनकम्प्लीट है। वर्ल्डली लाइफ जो है पूरी वर्ल्डली लाइफ में जियोगे तो वो भी इनकम्प्लीट है, और पूरे एक ही साइड पर भाग जाओगे और कोई एकांत में बैठ जाओगे तो वो भी गलत है। तो दोनों का समन्वय करना चाहिए। और वो जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर वो चीज़ है कि भाई प्रवृत्ति भी करते हैं और साधना भी करते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ उनका खास जिक्र है कि नहीं तो वो कार्डियल एरर हो जाएगी, कार्डिनल एरर हो जाएगी, वो मूलभूत भूल हो जाएगी। द कंप्लीट और द डेवलप ह्यूमन लाइफ बोथ साइड्स ऑफ लाइफ कॉन्करेंटली। अब जो व्यक्ति डेवलप हो चुकी है वो जो जिएगी वो किस तरह जिएगी कि दोनों साइड जो है वो साथ साथ में जिएगी। तो वो ये वर्ली जीवन भी जिएगा वो व्यक्ति, और साथ में जो अध्यात्म है उसको भी पकड़ के रखेगा, दोनों को दोनों जीवन जिएगा, और इस तरह वो अपने आप को डेवलप करता जाएगा। वन डज नॉट ब्रेक लाइफ इनटू सेगमेंट, this side and not that side, or this much time for my worldly life duty and enjoyment, this much time for my higher side of life, but both should be lived concurrently। तो इसको ब्रेक नहीं करना है, सेगमेंट में ब्रेक नहीं करना है, उसका खंडन नहीं करना है, कोई इसका भाग नहीं कर देना है कि ये मेरी वर्ल्डली लाइफ है। और खास करके हम देखते हैं कि जो धर्म के अंदर धार्मिक लोग होते हैं उसके अंदर ये खास होता है कि ये मेरा धार्मिक जीवन है और ये मेरा जो है वो संसार का काम है, ये नौकरी धंधा है। तो लोग क्या करते हैं कि फिर नौकरी धंधे के अंदर धर्म को नहीं लाते हैं, वहाँ जो करना होता है, जो जिस प्रकार का कपट करना है, जिस प्रकार की ये लुच्चाई बदमाशी करनी है वो वहाँ करते हैं। वो मानते हैं कि भाई ये धर्म की बात अलग है और धंधे की बात अलग है, तो धंधा और धर्म वो लोग अलग रखते हैं, वो होशियार लोग होते हैं। तो वही कुछ अध्यात्म में भी ये कुछ लोग हैं कि जो इस तरह का करते हैं कि भाई ये टाइम मेरा इतना इसमें है और बाकी का टाइम उसमें है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, कॉन्करेंटली चलना चाहिए, मतलब साथों साथ चलना है। आप दुकान पर बैठे हैं तो दुकान के ऊपर भी आपका ध्यान थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर रहे, आपका बॉडी के ऊपर रहे, थोड़ी आपके अंदर अवेयरनेस मेंटेन है, तो फिर आपकी साधना भी चल रही है, आपका कामकाज भी चल रहा है, साधना भी चल रही है। आप टीवी देखते हैं और साथ में आपका स्टेप भी हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, आपका स्वास्थ्य चल रहा है, तो टीवी भी देखते हैं और आपका ये अंदर का काम भी हो रहा है। तो दोनों कर सकते हैं और दोनों हो सकता है, पर एकदम एक चीज़ में लगे रहेंगे और दूसरा को भूल जाएंगे, और फिर सुबह में खाली 1-2 घंटा कर लिया, बाकी दिन भर में भूल जाएंगे, तो फिर सेगमेंट हो जाएगा कि सुबह का समय ध्यान का, बाकी दिन भर में जो करना है वो करो। तो ये सेगमेंट हो जाएगा, कॉन्करेंटली नहीं चलेगा। कॉन्करेंटली साथ साथ में ये सब चलना चाहिए। दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द मूवी कैमरा ए थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया कैन हेल्प वन in living and meeting one's obligations and duty, yet knowing full well it is done, because it is not to be shunned or avoided or to run away from, yet knowing its limitations, thus not attached to any place, person or object। तो ये एरिया जो है ब्रेन का, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया है, जो मूवी कैमरा का एरिया है, वो इसलिए ज़रूरी है, ये बात आगे भी आ चुकी है कि भाई इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे जो ऑब्लिगेशंस है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी फ़र्ज है, वो उसको हम फुलफ़िल कर सके, उसको निभा सके, और उसके लिए हमें ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़रूरत है। और फिर ये भी जानते हैं हम कि भाई ये उसके अंदर कुछ ज़्यादा अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई व्यक्ति के साथ में या कोई जगह के साथ में या कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई साधन के वस्तु के प्रति हमारा कोई अटैचमेंट हो, ये कुछ भी हमारे अंदर नहीं हो, और खाली एक ड्यूटी का हमें ड्यूटी के कारण ही हम ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, और न कि फिर हम इसे दूर भागने का काम करते हैं। इसको जो उसका लिमिटेशन जानकर उसका हम जितना भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये इसलिए भगवान ने हमें थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट दिया है। This attitude to be possible needs
practices and using that other part of the brain, that is the silent area, to be in a state to make wisdom cloud to pour whichever chapter that one's inherent structure will attract. The inspired musician, painter, sculptor, ancient and architect, and even Ramakrishna Paramahamsa are or were ready in their own inherent manner to receive that particular chapter of the wisdom cloud. तो ये बात हमने पहले भी की थी कि जब हम ये साइलेंट एरिया जो है, जो ब्रेन का एक अलग ही एरिया है, और उसकी हम जब प्रैक्टिस करते हैं और साइलेंट एरिया की, तो उसके अंदर हमारे अंदर जो ये ज्ञान का बादल जो हमारे अंदर बरसता है, तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर हमारे अंदर खुल के आता है, जिस तरह का हमारा इनहेरेंट स्ट्रक्चर होगा इस तरह। और फिर यहाँ एग्जांपल दिए कि भाई जैसे कि म्यूजिशियन होता है या पेंटर होता है या कोई स्कल्पचर होता है या आर्किटेक्ट होता है कि इवन रामकृष्ण परमहंस, तो यहाँ सब ले लिया। और रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म के का भी एक ये इसमें सिंबल ले लिया। तो ये इन लोगों का जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर या इनहेरेंट मैनर जो अंदर रिसीव करने के लिए होगी, इसी प्रकार का वो ज्ञान का चैप्टर या ज्ञान का इस जो फैकल्टी है ज्ञान की, इस पर्टिकुलर टाइप की, वो चीज़ अंदर अवतरित होगी। तो ये एक बहुत मज़े की बात है कि एक चिट्ठी के अंदर ये चीज़ है कि हम जो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि चिट्ठी कोई पकड़ा देती है हमें कि भाई ये ले लो करके। हमारे अंदर एक कुछ ये एक स्ट्रक्चर जो है, मतलब स्ट्रक्चर ये है कि स्ट्रक्चर के अनुरूप कोई अंदर डिमांड होती है, तो डिमांड के अनुरूप अवतरण होता है। डिमांड मतलब कोई इच्छा के रूप में नहीं कि, पर अंदर उसका जो जिसको कहे कि उसका जो मूलभूत स्वभाव है या उसकी कुछ टेंडेंसी है। जैसे कोई एक ज्ञान मार्गी है, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने की एक इच्छा होती है, भूख होती है, इसकी टेंडेंसी होती है, तो उसके अंदर प्योर ज्ञान जो है वही अवतरित होगा। और उसके अलावा जैसे यहाँ म्यूजिशियन, पेंटर, स्कल्पचर या आर्किटेक्ट की बात की है, उन लोगों के अंदर इस प्रकार के इस विषय के बारे में ज्ञान का जो है वो अवतरण होगा। इफ योर इनहेरेंट स्ट्रक्चर डिमांड्स illumination, that chapter will pour on you, but one must create that inherent structure, and this brings in the talk of educating the thinking instrument and the various practices। तो यहाँ एग्जांपल देते हैं कि भाई अगर हमारे इनहेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कोई इल्यूमिनेशन या प्रकाश की डिमांड होगी, तो इस प्रकार का जो है वो ज्ञान का अंदर अवतरण होगा। पर उसके लिए हमारा इस प्रकार का इनहेरेंट स्ट्रक्चर बनना या होना जरूरी है। अब म्यूज़िक का अंदर इनहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं है और हम फिर अंदर डिमांड करते हैं या इच्छा करते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई अच्छी सी धुन निकल आए या कुछ म्यूज़िक का कुछ अंदर से कुछ पीस निकल आए, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर इस तरह का इनहेरेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है तो वही कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को इस तरह एजुकेट किया जाए और इसके लिए इस तरह की प्रैक्टिस की जाए। तो ये चीज़ जो है ये इस तरह समझना इसको बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। बट सो कॉल्ड योगा एंड ज़ेन स्कूल्स एंड ऑल फिलोसॉफीज एंड रिलीजन डू नॉट एक्सेप्ट दिस concurrently lived life. It is because objective worldly life is considered an obstacle, very wrongly, in the part of the aspirant, which is the cardinal error. अब ये जो ज़ेन स्कूल है या दूसरे जो फिलोसॉफी वाले जो होते हैं वो लोग और धर्म वाले लोग, ये लोग इस तरह का कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जिसके अंदर कॉन्करेंटली जीने का है, मतलब कि आध्यात्म और संसार दोनों साथ साथ चले, इस तरह जीने की जो बात है वो कंसेप्ट को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये संसार जो है वो तो ऑब्स्टिकल्स या अंतरायों से भरा हुआ है,
बात बात पर अंतराय आएगा। ध्यान करने बैठेंगे तो कोई यहाँ से कोई आवाज़ आया, वहाँ से कोई बुलावा आया, कोई फ़ोन की रिंग बज गई, तो अंतराय आएंगे। तो फिर हम ध्यान किस तरह करेंगे? या दूसरे लोग दूसरे प्रकार के एक्सक्यूजेस करते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई ये संसार में रहना और साधना करना तो बहुत ऑब्स्टिकल वाला काम है, अंतराय इसमें तो बहुत सारे हैं। पर ये वेरी रॉन्ग कंसेप्ट है और ये साधक की जो है वो एक गंभीर भूल है, मुख्य भूल है। तो जो जीवन है वो इस तरह होना चाहिए कि जिसके अंदर जीवन की जो हमारी जो ड्यूटीज़ है, हमारा जो कोई फ़र्ज है संसार के प्रति, माँ बाप के प्रति या फैमिली के प्रति, वो भी हम निभाते हैं और हमारे अंदर का कल्याण करने के लिए हमें जो कोई साधना करनी है वो भी हम करते हैं। तो दोनों को साथ साथ में करना वही सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। तो ये समझना है और इस तरह हमें जीने का प्रयत्न करना है, कहीं भी भागने का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ समय हो गया है, इसलिए रुकते हैं।